नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में देखा कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र की क्या परिभाषाएं हैं। समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला शास्त्र है। 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉन्ट के द्वारा समाजशास्त्र विषय है उसको प्रतिस्थापित किया गया। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मान्यता है कि हम समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कह सकते। इसे आपसी जो एक मतभेद है उस मतभेद में सभी विद्वान अपने अपने तर्क रखते हैं। कॉन्टे, दुर्खिम आदि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं, तो वॉल्टमोर, सीडल मिल्स या वेस्टिट आदि विद्वान हैं, उनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता। जब हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र है वो विज्ञान है या नहीं है, तो जब हम इसके पक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान साइंस का हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा की स्किया से बना है, जिसका तात्पर्य होता है जानना, अर्थात वस्तु के वास्तविक अर्थ को जानना ही विज्ञान के नाम से जाना जाता है। वस्तु के वास्तविक अर्थ को जानना विज्ञान है। इसे के संदर्भ में अनेक विद्वान हैं वो परिभाषित इसको करते हैं। कार्ल पियर्सन का मानना है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, न कि विषय सामग्री में। इसका सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस मेथड से हम उस रिजल्ट तक पहुंचते हैं यह महत्वपूर्ण है। स्टुअर्ट चेज का मानना है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। अर्थात इसमें विज्ञान में मुख्यतः हम पद्धति को प्रयुक्त करते हैं, उसके मेथड को प्रयुक्त करते हैं कि किस पद्धति की इसको काम में लिया गया है। उसी पद्धति के आधार पर ही हमें विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं। विज्ञान की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अवलोकन। वो कोई भी घटना है, उस घटना को जब एक मनुष्य जब अपनी आंखों से नहीं देख ले, अर्थात उसका अवलोकन नहीं कर ले, हम उसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। और अवलोकन का तात्पर्य केवल मात्र आंखों से नहीं लिया जाता है। अवलोकन का तात्पर्य मानव की पांचों इंद्रियां, जिसमें उसकी आंख हो सकती है, उसका नाक हो सकता है, उसकी जीभ हो सकती है, उसके कान हो सकते हैं, या फिर उसका स्पर्श हो सकता है। इन सब के माध्यम से जब वह उस घटना का अवलोकन करता है तो ही हम इसे विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, अन्यथा विज्ञान नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त एक है प्रयोग सिद्धता। कोई भी घटना को हम विज्ञान की श्रेणी में तब रख सकते हैं जब हम इसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकें। जब तक इस घटना को हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे हम इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसे हम मानते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाते हैं तो पानी बनता है। अब आप इस घटना को बार बार इसका रिपीटेशन करते हैं और बार बार रिजल्ट यदि सेम आता है तो इसका तात्पर्य है कि विज्ञान है। अगर रिजल्ट में परिवर्तन आएगा तो हम इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख पाए। इसके अलावा एक है भविष्यवाणी। हमें किसी भी घटना के संदर्भ में
भविष्यवाणी करने में सक्षम है, अर्थात वो विज्ञान है। जैसे हम यूँ कहते हैं कि दिनांक इतनी तक मानसून भारत में आ जाएगा, दिनांक इतनी तक मानसून जो है वो राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा, दिनांक इतनी तक ये घटना घटित हो जाएगी, इतनी तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, उस समय जो है चंद्र ग्रहण होगा, उस समय ज्वार भाटा आएगा। यानी हम एडवांस में हम उसके संदर्भ में भविष्यवाणी करते हैं तो ही उसे विज्ञान कह सकते हैं। जिसके संदर्भ में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम उसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख पाते हैं। एक है वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति अर्थात हम मेथड को इसमें काम में लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या वस्तु है, उसको हमें ध्यान में नहीं रखना। हमें मूलतः इस बात को ध्यान में रखना है कि हम उस तह तक, उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे। यदि हम इस मेथड को प्रयोग करके और एक निश्चित रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो यह विज्ञान है, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति को इसमें हम काम में लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक है कारणता। कारणता अर्थात कोई भी घटना जब घटित होती है तो उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण निश्चित रूप से होता है। वो कारण है, उस कारण की खोज भी हम विज्ञान के माध्यम से करते हैं। एक सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का तात्पर्य कि जो घटना आज यहाँ घटित हुई है वो विश्व के दूसरे कोने में भी घटित हो। जैसे हम कहते हैं कि इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई घटना घटित होती है, एक दूसरे के जब इस प्रकार के संपर्क में आते हैं तो हम उसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहें। वही घटना यदि दूसरे किसी राष्ट्र में भी घटित होती है, वहां पर भी उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही देखने को मिलता है, अर्थात हम इसे सार्वभौमिकता के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमें इसे विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। अब समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति जो है वो प्रकृति किस प्रकार की है। वैज्ञानिक प्रकृति के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। कुछ इसके पक्ष में तर्क है तो कुछ इसके विपक्ष में तर्क है। अगर समाजशास्त्र की प्रकृति के पक्ष में तर्क देखें तो हमें मूलतः इन विशेषताओं को ही काम में लेना है। इन विशेषताओं के आधार पर ही हम कहेंगे कि इसको तो समाजशास्त्र में ये चीज देखने को मिलती है, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। और अगर हमें इसी के आधार पर देखें, इसके रिजल्ट हमें नेगेटिव देखने को मिलते हैं तो हम कहेंगे कि समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कह सकते। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में तर्क। हम इसमें वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं तो ये हमें इसे विज्ञान कहते हैं। चूंकि हम जब समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें वैज्ञानिक पद्धति को इसमें प्रयुक्त करते हैं। हम इसमें अवलोकन को काम में लेते हैं, अनुसूची काम में ली जाती है, साक्षात्कार काम में लिया जाता है, प्रश्नावली काम में ली जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को जिसमें हम काम में लेते हैं। कोई भी घटना है, उस घटना को मानवीय इंद्रियों के माध्यम से किया गया निरीक्षण और परीक्षण अवलोकन कहलाता है कि हम किस प्रकार से उस घटना को देखते हैं। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधान करता अध्ययन क्षेत्र में भेजता है और उत्तरदाता उसको लेकर जाता है, उसको पूर्ण करके पुनः जो लेकर और अध्ययन करता है, तो इस प्रकार की सूची अनुसूची कहलाती है। एक प्रश्नावली होती है जिसे अनुसंधान करता डाक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उत्तरदाता के पास में प्रेषित करता है और उत्तरदाता पुनः उसे अनुसंधानकर्ता के पास में प्रेषित कर देता है। एक साक्षात्कार होता है जिसके अंतर्गत हमें एक दूसरे के मन में के अंतरतम भाग में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। तो एक अनुसंधान करता जो इसे अध्ययन करता है
तो उसमें वो वैज्ञानिक पद्धति को प्रयुक्त करता है। और चूंकि हम समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति को प्रयुक्त करते हैं, इसीलिए हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त है समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है वो क्या है का अध्ययन करता है कि वो प्रेजेंट को देखता है, नहीं कि पास्ट एंड फ्यूचर। समाजशास्त्र ये नहीं देखता कि जैसे आज एक व्यक्ति सत्य बोलता है तो हम कहते हैं कि ये विज्ञान की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है क्योंकि प्रेजेंट में मेरे को वो चीज दिख रही है। लेकिन यदि हम ये कहें कि वो व्यक्ति आगे भी सत्य बोलेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति प्रेजेंट में तो सत्य बोल रहा है, इसलिए क्या है, वर्तमान है, और वर्तमान तो विज्ञान है। लेकिन क्या होना चाहिए और क्या था, उसके संदर्भ में साइंस ये विज्ञान है वो अध्ययन नहीं करेगा। और चूंकि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। एक है कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, अर्थात कोई भी घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण निश्चित होता है। और चूंकि समाजशास्त्र में भी घटनाएं घटित होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण निश्चित रूप से होता है। यदि परिवार में झगड़े होते हैं तो उसके पीछे कोई कारण है। यदि किसी प्रकार का जो विवाह विच्छेद देखने को मिलता है या विवाह होता है तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण निश्चित रूप से होता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि कारण संबंधों की खोज या अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, इसीलिए समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त है हम लोग भविष्यवाणी इसमें कर सकते हैं। भविष्यवाणी समाजशास्त्र में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके संदर्भ में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि अगर स्त्री और पुरुष इन दोनों को विवाह नामक संबंध में बांधा जाए तो दोनों पति और पत्नी बनेंगे। अगर स्त्री और पुरुष को विवाह नामक संबंध में बांधा जाता तो पति और पत्नी बनेंगे, अर्थात इसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम इसको प्रयोग के माध्यम से सिद्ध भी कर सकते हैं। प्रयोग सिद्धता जिसमें भी हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष जो है उसको विवाह नामक संस्था में बांधा गया और रिजल्ट के रूप में पति और पत्नी बनेंगे, चाहे विश्व के किसी भी कोने में ले जाकर इस प्रकार की घटनाओं को आप अंजाम दे दीजिए। ये प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। और बहुत सी घटनाएं होती है जिसमें जो हमें समाजशास्त्र में हम उन घटनाओं को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। सार्वभौमिकता समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता देखने को मिलती है। जो घटना आज यहाँ घटित हुई है उसका रिजल्ट जो आज हमें यहाँ देखने को मिलता है, अगर वो घटना विश्व के किसी दूसरे कोने में जाकर घटित होती है तो वहां पर वो का रिजल्ट देखने को मिलेगा, बशर्ते उसमें तथ्य और परिस्थितियां परिवर्तित न हो। तथ्य और परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होगी तो किसी भी सूरत में उसके परिणाम में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे विश्व के किसी भी कोने में ले जाकर इस प्रकार की घटना को या प्रयोग को अंजाम दे दिया जाए। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है, क्योंकि हम इसमें इस प्रकार की चीजें हैं वो देखते हैं। अब समाजशास्त्र को हम विज्ञान नहीं कहते, और क्यों नहीं कहा जाता, इसके संदर्भ में है कि समाजशास्त्र की प्रकृति या समाजशास्त्र की प्रकृति के विपक्ष में तर्क कि समाजशास्त्र को हम विज्ञान नहीं कहेंगे। भविष्यवाणी
क्या हम सभी सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्योंकि समाज शास्त्र का संबंध समाज से है और समाज का संबंध सामाजिक संबंधों से है और सामाजिक संबंधों का संबंध मानव से है। मानव की प्रकृति जटिल होती है और इस जटिल प्रकृति के कारण से हम उसके संदर्भ में भविष्यवाणी कर पाए ये थोड़ा कठिन है। हम इसमें देखते हैं कि तथ्य और परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक बार अगर हम एक व्यक्ति से कोई बात करते हैं, उस बात को लेकर व्यक्ति है वो थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन अगली बार उसी घटना को लेकर व्यक्ति नाराज न होकर खुश भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति के उस नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी उस प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उस समय की उस वातावरण पर डिपेंड करता है जिस समय व्यक्ति वहां पर खड़ा होता है, क्योंकि उसमें वो वेव्स हैं, व्यक्ति का मन है, उसमें इस प्रकार की तरंगें उड़ती रहती है, तो कभी ऊपर चढ़ती है कभी नीचे आ जाती है, तो व्यक्ति का मन है वो परिवर्तित है, चंचल है। ऐसी स्थिति में हम उसके संदर्भ में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसे दो साइकिल सवार हैं और ये दोनों साइकिल सवार यहाँ से चलते हैं और ये एक विशेष प्रकार का कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर आते हैं। फर्स्ट डे इनमें एक टक्कर होती है, टक्कर होने के पश्चात दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और चले जाते हैं। दूसरे दिन कोई इसी प्रकार की इंसिडेंट हुई, सेकंड डे वापस हुआ है और सेकंड डे इन दोनों में दोबारा टक्कर हो गई। अब आज क्या करेंगे? घूरेंगे? आवश्यक नहीं है, आज वो घूरने के बजाय एक दूसरे को थप्पड़ भी मार सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं। या तीसरे दिन वापस वो उधर से निकलते हैं और इसी विशिष्ट कॉर्नर पर वो निकलते हैं। कल तो झगड़ा हुआ था, परसों घूर के देखा था और आज दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई। कहते हैं कि यार ये तो दोनों साइकिल है ना, कोई साइकिल इश्यू हो गई कि आपस में आगे निश्चित रूप से भिड़ती है, दोनों में फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तो हम एक घटना के संदर्भ में निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यक्ति के उस मन पर डिपेंड करता है, तथ्य और परिस्थितियां इसमें परिवर्तित हो सकती है। एक है वस्तुनिष्ठता का अभाव। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य होता है जो घटना जिस रूप में घटित होती है उस घटना का ज्यों का त्यों अध्ययन करना। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में समाज शास्त्र में अनुसंधानकर्ता के लिए कठिन कार्य होता है। एक अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए उसके घर पर चला जाता है और घर पर जब वो जाएगा तो उसके परिवार या उस घर से उसके अटैचमेंट हो जाते हैं। जब लिखने की बारी आती है, जब उसका अध्ययन करने के या उसके संदर्भ में वो आलेखन करता है, तो उस समय हो सकता है कि उस घर की कुछ बिंदुओं को छुपाने का प्रयत्न करे, जिसके पीछे मूल कारण क्या होता है? उस व्यक्ति का उस परिवार के साथ में अटैचमेंट, यानी कि उसके संवेग जागृत होते हैं और उन संवेगों के कारण से जब वो लिखना कराना करता है तो वो किसी भी प्रकार का पक्षपात यहाँ पर कर सकता है, और जब वो पक्षपात करेगा अर्थात वस्तुनिष्ठता देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसका संबंध मानव से है। मानव एक संवेगात्मक प्राणी है, उसके संवेग जागृत हुए बिना नहीं रह सकते। इसके अलावा जटिल सामाजिक घटनाएं, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति कैसी होती है? जटिल होती है। और इसका मूल कारण क्या है? इसका संबंध मानव से है। अब आप ऐसे देखिए कि मानव की प्रकृति कैसी है। अभी यहाँ देखा था आपने, मानव की प्रकृति कैसी है? यहाँ पर मानव की प्रकृति जटिल है, हमने उसको समझ नहीं पाई। और आप तो इसको इस रूप में देख लीजिए कि स्त्री और पुरुष के विवाह को आज लगभग 70 वर्ष हो गए, लेकिन अंत में स्त्री और पुरुष है वो एक दूसरे के संदर्भ में ऐसे कहते हैं कि मैं आज तक आपको समझ नहीं पाया। ये क्या है? मानव की जटिल प्रकृति है। इस जटिल प्रकृति के कारण से सामाजिक घटनाएं वो उनका किस प्रकार का रूप होगा इसका अनुमान लगाना काफी कठिन कार्य है। एक है सार्वभौमिकता का अभाव। सार्वभौमिकता का अभाव, हर घटना हर जगह
एक जैसा परिणाम नहीं देती। अगर हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था में देखें तो हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, एक दूसरे के जो है वो मान लीजिए वरिष्ठ व्यक्ति है तो चरण स्पर्श करके हम अभिवादन करते हैं। लेकिन यही चीज हम वेस्टर्न कल्चर में जाकर देखें तो वहां पर हाथ जोड़कर अभिवादन नहीं किया जाता, हाथ मिलाकर किया जाता है, एक दूसरे के गले लगकर अभिवादन किया जाता है, एक दूसरे को चूमकर अभिवादन किया जाता है। या हो सकता है आदिवासी जनजातीय समाज में देखिए कुछ जनजातियां ऐसी अफ्रीका की जो सारी जनजाति है वो एक दूसरे के ऊपर थूककर अभिवादन करती है, कुछ जनजातियां हैं वो किसी और अन्य प्रकार से अभिवादन करती है। तो हम उस रिजल्ट को, उस घटना को, उस रिजल्ट को अगर हम भारतीय समाज पर लागू करें या हम अपने इस आसपास के क्लाइमेट, आसपास के इस सोसाइटी में लागू करें तो वो चीज लागू नहीं हो सकती। अर्थात इसमें सार्वभौमिकता का अभाव देखने को मिलता है कि हर घटना का रिजल्ट एक जैसा ही देखने को मिले, कोई निश्चित नहीं है। इसके अलावा प्रयोगशीलता का अभाव, अनुसंधानकर्ता प्रयोगशीलता का अभाव कि समाजशास्त्र में हम हर घटना को प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। बहुत सी घटना ऐसी होती है जिनको प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करना कठिन कार्य होता है। जैसे हम ये देखते हैं कि हम किसी के लिए कहें कि देखो मैं अभी उस व्यक्ति को परेशान करूंगा और वो मेरे को गाली गलौज करेगा। मैं जैसे ए है किसी व्यक्ति को बी को है वो परेशान करता है और ये मामला पहले से कर रहा है कि प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको ऐसा कहूंगा तो वो गाली गलौज करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, ये इसके मूड पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि इसका मूड सही नहीं हो, मूड अगर सही नहीं हो तो गाली गलौज करेगा, मूड अगर अच्छा है तो कहेगा यार क्यों परेशान कर रहा है, रहने देना। ठीक है, तो हमें हर घटना को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करके नहीं देख सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र है वो विज्ञान नहीं है। तो हम एक तरफ कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो फिर बताइए समाजशास्त्र है क्या चीज? जो समाजशास्त्र को हम विज्ञान में नहीं माने, बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञानों की भांति नहीं है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है। तो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। हमें समाजशास्त्र से प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक विज्ञानों में किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पर घटना घटित होती है तो उसका रिजल्ट हम कहीं भी जाकर देख लें सेम, दोनों में समानता देखने को मिलेगी। लेकिन समाज विज्ञानों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है, इसका संबंध समाज से है और समाज का संबंध सामाजिक संबंधों से है, सामाजिक संबंधों का संबंध मानव से है। तो समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। एक है समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, न कि क्या होना चाहिए। वास्तविक विज्ञान में तो प्रेजेंट में क्या घटना घटित हो रही है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे, और आदर्शात्मक में ये होता है कि मैं प्रेजेंट में तो सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन आदर्शात्मक में मैं कहूँगी मैं भविष्य में भी सत्य बोलूंगा, कोई गारंटी नहीं है। सत्य
बोलूंगा मांस और मदिरा का प्रयोग कभी नहीं करूंगा, कोई निश्चित नहीं है। आज हो सकता है कि मैं मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आगे वाले भविष्य के संदर्भ में, नेक्स्ट समय के समय में ऐसा कहना मेरे लिए काफी कठिन होगा कि मैं ऐसा करता हूं या नहीं करता हूं। समाजशास्त्र है एक तार्किक विज्ञान है, न कि अनुभविक विज्ञान। तार्किक विज्ञान है न कि अनुभविक विज्ञान। समाजशास्त्र है वो तर्क के माध्यम से अध्ययन करता है। तर्क के माध्यम से जैसे हम कहते हैं कि 2 + 2 = 4 होते हैं, स्त्री प्लस पुरुष, प्लस का मतलब यहां विवाह अर्थात पति और पत्नी। ये तर्क के माध्यम से चलने वाला विज्ञान है, न कि अनुभविक कि केवल मात्र हम अनुभव के आधार पर इसके संदर्भ में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार का कोई जो है वो क्रिया या रिजल्ट है इसके संदर्भ में हम लोग नहीं निकाल सकते। समाजशास्त्र को इस रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति इस प्रकार की है जिसमें समाजशास्त्र को हम प्राकृतिक विज्ञान नहीं मानते हैं, जबकि एक समाज विज्ञान के रूप में इसको माना जाता है। धन्यवाद।